मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण उग्रवाद के उदय के कारण। देखिए, हम लोगों ने अभी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या देखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद कांग्रेस का जो शुरुआती समय था उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है 1885 से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। इसके बाद ये कब तक चलती है? 15 अगस्त 1947 तक, जब हमारा देश आजाद हुआ। तो इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जो उदारवादी युग, जो पहला चरण है उदारवादी युग, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? उदार प्रवृत्ति वाले नेताओं ने। इसका जो समय था 1885 से 1905 तक। तो उदारवाद के काल को हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब जो है इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण अर्थात जो उग्रवादी राष्ट्रवाद का जो दौर था, जिसको उग्रवाद का युग या फिर नरम दल, नरम पंथ के नाम से जाना जाता है, जो कि 1905 से लेकर के 1919 तक चलता है। इसके बाद फिर 1919 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चला जाता है। फिर पूरे आजादी तक का जो तीसरा चरण वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानेंगे उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे और जो उग्रवादी नेता थे उनका काम करने का तरीका क्या था। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो उग्रवाद है इसके उदय के क्या कारण थे। अच्छा, उग्रवाद के अलग अलग नाम पहले आप जान लीजिएगा। एक तो इसको बोला जाता है गरम दल। मैंने अभी नरम बोला क्या? गरम दल। क्या कहेंगे इसको? गरम दल। अभी मैं बता रहा हूं। या फिर इसी को बोला जाएगा पंथ, गरम पंथ। वही इसके जो नेता वो उग्रवादी कहलाएंगे, उग्र विचारों वाले, या फिर गरम पंथी नेता, ये उग्र विचार वाले। वही जो पहला चरण में वो क्या था भाई? उदार। जितने भी नेता थे शुरुआत के सब उदार प्रवृत्ति वाले नेता थे, उदार विचार वाले नेता थे। उनका तरीका भी क्या होता था? बिल्कुल उदार होता था। हाथ जोड़ के वायसराय के पास जाते थे, अनुनय विनय करते थे, महोदय हमको फला चीज दे दीजिए। वो बोलता था नहीं ठीक है महोदय, निकल लो। कोई मतलब आंदोलन फांदोलन कुछ नहीं, बस वो लोग प्रतिवेदन लिखते थे कागज में, मस्त सुंदर हैंडराइटिंग से आवेदन लिखना, प्रतिवेदन लिखना, उसके बाद शिष्टमंडल भेजना, प्रार्थना पत्र लिखना, स्मरण पत्र लिखना, ये सारा कुछ उनका तरीका था शुरुआत में। इन्हीं को उदार वालों को क्या बोला गया? नरम। उदार वालों को क्या बोला? नरम, क्योंकि इनका जो रवैया था बिल्कुल नरम था। तो इनको बोलेंगे नरम दल या फिर नरम पंथ, या इसी में आप लगा दो पंथी, नरम पंथी। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना है। जो उग्र वाले थे इसका जो दौर था उदार का, ये पहले आएगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1885 से 1905 तक इनका दौर था। और ये जो है 1905 से शुरू होगा और 1919 तक चलेगा, उग्रवाद या फिर उग्रवादियों का दौर। तो इसको आपको याद रखना है। उग्रवाद का युग, उग्रवाद का काल, नरम दल वालों का काल, नरम पंथ वालों का काल, नरम बोल रहा हूं मैं, गरम। ये थोड़े से इनके जो विचार थे ना, जो उग्रवादी जो नेता थे गरम दल वाले, इनके जो विचार थे थोड़े से उग्र थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग हथियारों का प्रयोग करते थे, बम गोले का प्रयोग करते थे, नहीं, ऐसा नहीं। ये थोड़े से उग्र मतलब आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, उसके बाद रैली निकालना, हड़ताल करना और अपने समाचार पत्र लेखों में सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करना, सरकार की बुरे कामों की बुराई करना। जबकि ये जो उदार वाले नेता थे ना, ये थोड़ा सा इन सब चीजों से बचते थे। मतलब कि अपने लेखों में सरकार के बारे में कड़े शब्दों में लिखने से भी ये लोग थोड़ा बचा करते थे। अगर उसको लिखना भी होता था थोड़े उदार तरीके से लिखते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग समझिएगा। अब हम लोग बात करते हैं उग्रवाद या फिर गरम दल, इसके उदय के पीछे क्या कारण था। लगभग 7-8 पॉइंट है, आप लोग बस पॉइंट लिखते चलिएगा, मैं थोड़ा सा उसको जो है डिस्क्राइब कर दूंगा। पहला पॉइंट आप लोग डालिएगा, ब्रिटिश राज का चरित्र उजागर होना। ब्रिटिश राज का
चरित्र उजागर होना। देखिए क्या था कि जो पहले के जो नेता थे ना, जो उदारवादी नेता थे या फिर उसके भी पहले के जो नेता थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कब स्थापित हुआ? 1885 में। तो उसके पहले ये मैं हेडिंग डाल लेता हूं, पहले ब्रिटिश राज का चरित्र उजागर, चरित्र उजागर। तो देखिएगा जो पहले के जो नेता थे ना 1885 के पहले या फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद के जो नेता थे, ये लोग थोड़े से जो पश्चिमी संस्कृति है, मतलब कि जो अंग्रेजों की जो संस्कृति है उसके काफी समर्थक थे। शुरुआत के जितने भी नेता आप देखोगे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विद्वान लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, वो अधिकतर पश्चिमीकरण से प्रभावित था। वो जो है पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करता था और इन नेताओं का यह मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, न्यायप्रिय हैं और उनके न्याय में हमको विश्वास रखना चाहिए। वो धीरे धीरे हमको अधिकार देंगे, हमारी मांगों को सुनेंगे। लेकिन भाई कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। हमने देखा कि जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें 9 प्रस्ताव रखे गए, उसके बाद फिर हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ मांग रखा जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से उन मांगों की सुनवाई नहीं होती थी। तो जो इनका जो मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है न्यायप्रिय है, तो वो चीज जो है धीरे धीरे ढकोसला साबित होने लगा कि बेकार है, झूठ है, मिथ्या है। तो धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार का असली चरित्र उजागर होने लगा। तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार का असली चरित्र या फिर असली सत्य का उजागर, ऐसे भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। तो जैसे अब देखिएगा कुछ उदारवादी नेताई, जैसे कि अपने क्या कहते हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने जो है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय धन का अंग्रेज जो है अपने देश में ले जा रहे हैं, मतलब कि भारत का जो धन है वो भारत से बाहर भेजा जा रहा है, धन का बहिर्गमन। तो इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया, जो कि जो दादा भाई नौरोजी थे ना, वो पश्चिमीकरण से काफी प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन भी जो है अंग्रेजों की न्यायप्रियता से हटने लगा। तो यह भी एक कारण था उग्र विचार वाले नेताओं के पनपने का। और वही जो है धीरे धीरे उग्र विचार वाले जो नेता थे वो कांग्रेस के असली सच को बाहर ला रहे थे, वो अपने लेखों के माध्यम से। जैसे एक ये था करजन के टाइम पर वो कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लाता है, बंगाल विभाजन करता है, ये चीजें भी थी। इसके अलावा डफरिन के टाइम पे भी कुछ कुछ चीजें हुई थी जिससे इनका जो असली चरित्र है वो सामने आने लगा। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के जो राजा थे उनके साथ मिलकर के एक कांग्रेस का विरोधी संगठन खड़ा किया था, जिससे कांग्रेस का विरोध किया जा सके। तो ये सब चीजें जब होती है तो जो ब्रिटिश सरकार के प्रति उदारवादी नेताओं का जो भरोसा था, जो ये लोग विश्वास रखते थे, वो चीज कहीं ना कहीं जो है टूटने लगा और ब्रिटिश सरकार का असली चरित्र इनके समक्ष आने लगा। आप लोग देखेंगे कि आगे चल करके ना जब बंगाल विभाजन हुआ तो काफी सारे जो उदारवादी नेता थे थोड़े से वो लोग जो है उग्र हुए थे, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो या फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी हो या फिर दादा भाई नौरोजी जी हो, स्वराज की मांग करते हैं, ये सारा कुछ तो थोड़ा थोड़ा जो है इनके मन में भी, लेकिन जो इनकी जो प्रवृत्ति थी वो थोड़ी उदार ही रहती है। तो ये चीज था। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आप लोग ऐसे पॉइंट बस डालते जाइएगा। अगला पॉइंट है बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के प्रति प्रतिक्रिया। देखिए जैसे मैंने बताया कि उस समय जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, वो लोग जो है पश्चिमीकरण से काफी प्रभावित थे। तो बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, ये भी आप इसकी जगह लिख सकते हो। तो देखिए क्या था कि काफी सारे जो शुरुआत के नेता थे कांग्रेस के पहले भी जितने पढ़े लिखे लोग थे ना, जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे,
तो वो लोग जो है पश्चिम की जो संस्कृति है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और वो लोग जो है उसको अपना रहे थे और पश्चिम की संस्कृति, पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के समक्ष वो भारतीय संस्कृति को तुच्छ समझने लगे थे, यहां तक कि भारतीय धर्म को भी तुच्छ समझने लगे थे। और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसमें जितने उदारवादी नेता थे ना, तो अधिकतर पश्चिमीकरण से प्रभावित थे। उनका जो पहनावा भी था वो पाश्चात्य संस्कृति के जैसा था, काफी सारा, अधिकतर पढ़े लिखे थे, उसी दौर से निकले थे ये लोग। तो अब जो है क्या होता है, इसी बीच स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे तमाम जो सुधारक हैं ये लोग आते हैं और ये जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म इसका जो डंका है ना पूरी दुनिया में बजा देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वो क्या किए थे भाई, 1893 में शिकागो में जो महाधर्म सम्मेलन हुआ था उन्होंने वहां पर जाकर के भारतीय संस्कृति और धर्म के ऊपर जो व्याख्यान दिया उसको सुनने के बाद जो पाश्चात्य के जो विद्वान लोग थे ना उन्होंने उनको प्रणाम किया, भाई हमको माफ कर दो, हम लोग जो है आपके देश में हमारे यहां से धर्म विद्वान भेजते थे, ये हमारी मूर्खता थी कि हम जो है इतने विद्वान देश में हमारे यहाँ के विद्वानों को भेजते थे, ये तो बिल्कुल वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात थी। तो इस तरह से बोला, मतलब कि इन धर्म सुधारकों ने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का एकदम ये मतलब क्या कहते हैं डंका बजा दिया कि हमारी जो संस्कृति है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं ये जो पश्चिमीकरण का जो चल रहा था, लोग जो है पश्चिमी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति उसके तरफ काफी आकर्षित हो रहे थे, तो इसमें काफी हद तक रुकावट सामने आई। देखिएगा अगर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती अगर ये लोग नहीं होते ना तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है ना बिल्कुल अंग्रेजों जैसा हो जाता। काफी सारे लोग जो है बिल्कुल लोग हैट लगा करके घूम रहे होते, अंग्रेजों के जैसे कपड़ा लड़ता, सब कुछ उन्हीं के जैसा हो जाता। लेकिन इन्होंने ना इस चीज को रोका, तो इसने भी कहीं ना कहीं जो है भारतीयों के मन में अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न किया कि भाई हमारी संस्कृति भी श्रेष्ठ है। तो इन नेताओं को इससे जो है मतलब उग्र भावनाएं जो है उत्पन्न होने लगी कि अब हमको जो है बचाना है अपने देश को, इन अंग्रेजों के हाथों बर्बाद होने नहीं देना है। तो ये भी एक कारण था, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अगला हम लोग देखते हैं आर्थिक शोषण। भाई ये तो बहुत बड़ा कारण था, आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, हाँ बस आर्थिक शोषण, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी, जैसे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। तो ये आर्थिक शोषण, तो ये जो चीज है ना, अंग्रेज जब से भारत में आए, यहां अपनी सत्ता स्थापित की, तब से ये चीज चालू हुआ था, कोई नया चीज नहीं था आर्थिक शोषण। और ये जो आर्थिक शोषण था ना, शुरू में क्या था कि जो किसान थे, जो दस्तकार थे, जो शिल्पकार थे, उन्हीं लोग तक सीमित था और उन्होंने जो है समय समय पर इस चीज का विरोध भी किया। और आगे चल करके ये जो शोषण है, आर्थिक शोषण हो या दूसरे तरह का शोषण हो, जब ये सैनिकों के ऊपर आया तो सैनिकों ने भी इस चीज का शोषण विरोध करना शुरू किया। हालांकि सैनिकों के साथ आर्थिक शोषण के साथ ही साथ उनके साथ सामाजिक धार्मिक दुर्भावनाएं भी की गई थी, तो उन सब के लिए भी हुआ था। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ ना, जब भारत के काफी सारे लोग पढ़ने लिखने लगे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे, पूरी तरह से अंग्रेज बनने लगे, मतलब कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगे, तो क्या था कि अब उनको नौकरी चाहिए। अब धीरे धीरे जो है पढ़े लिखे लोगों का जो संख्या वो भी बढ़ रहा था, अब उनको नौकरी भी मिल रहा था, बड़े बड़े पदों पर भी जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने काफी सारे अधिनियम ला करके भारतीयों को भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की। तो अब यहां पर क्या होता है, इन भारतीयों के साथ भी वेतन विसंगतियां देखने को मिलता है, तो इन सब चीजों से ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। शुरू में भाई किसान लोग थे, इनकी समस्या थी नहीं, लेकिन अब जो है ये लोग इस चीज को भी देखते हैं। और इसी समय जो है दादा भाई नौरोजी धन का बहिर्गमन का सिद्धांत लेके आ जाते हैं। देखो धन का बहिर्गमन ये था क्या, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। धन का बहिर्गमन, अब दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि जो धन का बहिर्गमन है ये रुपया पैसा के रूप में नहीं है, मतलब रुपया पैसा के रूप में भी तो है, लेकिन रुपया पैसा के अलावा भारत की जो संपदा है, भारत की जो संपत्ति है, चाहे वो धरती के अंदर से निकलती हो या धरती के ऊपरी भाग से उत्पादित हो, मतलब यहाँ जो भी खनिज संपदा उस समय मिलता था, जो फसल होता था यहाँ पर, चाहे कपास हो, गन्ना हो, नील हो, चाहे यहाँ से जो अपना मसाले निकलते थे और दूसरी हर तरह की चीजें, वो भी तो भारत
की संपत्ति है ना, तो वो चीजें जो है फ्री में भारत से बाहर जाने लगी। और वही चीज जो है वहां पर फैक्ट्रियों में नई वस्तुओं के रूप में बनती थी और वो भारत आती थी, फिर भारत के लोग खरीदते थे, फिर से भारत के लोगों का पैसा कहां जा रहा है, अंग्रेजों के पास जा रहा है। तो ये क्या, धन का बहिर्गमन, इस तरह से धन जो है बाहर जा रहा है। तो ये आर्थिक शोषण, और जो उदारवादी नेता थे भाई वो तो अनुनय विनय करने में लगे हुए थे, तो आर्थिक शोषण वोषण कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे में कुछ नेताओं को, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, इसके बाद अरविंद घोष, तो ये लोग जो है थोड़ा सा उग्र तरीका अपनाने की सोचने लगे कि भाई हमको कब तक हम लोग हाथ जोड़ते रहेंगे, कब तक हम प्रार्थना पत्र लिखते रहेंगे, थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा हमको जो है उग्र रूप धारण करना होगा। तो ये जो है धीरे धीरे इन सब चीजों के कारण जो उग्र विचार है वो पनपना शुरू हो जाता है। अगला है, चौथा कारण है 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष। तो 1892 में अधिनियम आया था, चौथा पॉइंट डालेंगे 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष, अधिनियम के प्रति असंतोष। तो देखिएगा 1892 में अधिनियम आया, इस तरह के अधिनियम पहले भी आए थे, लेकिन इस अधिनियम से भारतीयों को काफी उम्मीदें थी। 1892 के अधिनियम से काफी उम्मीदें थी। क्यों? क्योंकि देखो कब हुआ है ये अधिनियम, कब पारित हुआ, 1892 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तो लगभग 7-8 साल का समय हो चुका था। तो अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर साल वो कांग्रेस का अधिवेशन बुला रही है, और इस बीच वो क्या कर रही है, अंग्रेजों से अनुनय विनय भी कर रही है, प्रार्थना पत्र भी दे रही है, दुनिया तरीका अपना रही है, उसका जो भी तरीका है उदार तरीका। तो अब जो है उदारवादी नेताओं को लगा कि भाई इस अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी की जा सकती है। मतलब हम लोग जो इतने सालों से मांग कर रहे हैं, क्या क्या मांगे थी इनकी, जो ICS इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो भारत में भी हो, उम्र थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और इसके अलावा जो वायसराय की जो परिषद है उसमें जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, और उनमें से उन सदस्यों को चुन करके भेजा जाए, हमको जो है मताधिकार का अधिकार दो। इस तरह ये लोग जो है डिमांड करते थे। साथ ही साथ वेतन वृद्धि की ये लोग भी बात कर रहे थे, और जो पक्षपात होता था उसको भी दूर करने की बात ये लोग कर रहे थे। काफी सारी इनकी मांगे थी। इसके अलावा काफी सारी आर्थिक जो गतिविधियां थी ना, जैसे कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार होता था, तो उस संबंध में भी काफी सारी इनकी डिमांड्स थी। तो इनको लग रहा था कि भाई इस अधिनियम में हमारी सुनवाई होगी, कुछ तो हमको मिलेगा, जो हम लोग 7-8 साल से साल में एक बार टर्रा रहे हैं, तो उसका कुछ तो फल मिलेगा। ऐसा उदारवादी नेता और जो भी उस समय थोड़े उग्र विचार वाले नेता थे, तो उनको लगा होगा कि भाई कुछ तो मिलेगा। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाम के लिए जो गवर्नर वायसराय की परिषद में जो सदस्य थे, मनोनीत सदस्य, उनकी संख्या को बढ़ाया गया। पहले कितना होता था? 6, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 होता था पहले, 1861 के हिसाब से। 1861 में आया था ना भारतीय परिषद अधिनियम, और उसी समय से वायसराय की परिषद में मनोनीत सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी, और उन मनोनीत सदस्यों में कुछ भारतीय भी हो सकते थे। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो वायसराय की परिषद के जो सदस्य उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। कितना किया गया? कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितना किया गया? 18 किया गया, 16 किया गया, 16 माफी चाहूंगा। तो इतना बढ़ाया गया, और इनमें से आधे सदस्य चुन कर आएंगे, ये व्यवस्था की गई। लेकिन उन चुने हुए सदस्यों को कोई विशेष अधिकार दिया ही नहीं गया, मतलब बेकार का, चुन कर जाना कोई मतलब का नहीं। तो इस तरह से इसमें जो भी चीजें आई वो निरर्थक थी, कोई काम की नहीं थी। बस ये लोग इतना संतुष्ट हो गए कुछ उदारवादी नेता कि चलो भाई हमको वोटिंग का तो अधिकार मिला। तो ये ध्यान रखना, 1892 के अधिनियम में इनको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो लेकिन कुछ लोगों को, सबको नहीं था उस समय मताधिकार का अधिकार, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को मताधिकार का अधिकार था। तो काफी सारी इनकी जो है इच्छाएं थी, मतलब उम्मीदें थी कि इससे पूरी होगी, लेकिन वो जो है पूरी नहीं हो पाई। तो अब इससे जो है उग्र विचार वाले, जो उस समय थोड़ा थोड़ा उग्र प्रवृत्ति के जो नेता थे, जो जिनके दिमाग में थोड़ा सा उग्र विचार पनप रहा था, तो उनके मन में आया कि भाई इतने साल से हम लोग 7-8 साल हो गया हाथ जोड़ जोड़ के अनुनय विनय कर रहे हैं, क्या मिला? कुछ नहीं। बाबा जी का ठुल्लू मिला, ये बोलेंगे, माफी चाहूंगा।
तो अब जो है कुछ नेता जो है थोड़े से उग्र विचार अपनाने लगे, उग्र तरीका अपनाने की बात करने लगे। इसके बाद अगला है कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। पांचवा पॉइंट है कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। अब देखिएगा इस बीच ना 1885 से लेकर के 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी जिसको कि वो गिना सके कि भाई हमने जो है ये वाली उपलब्धि प्राप्त की है। तो कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष क्या था, एक मिनट, कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष, हाँ यही, कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष, मतलब इन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की थी वो कोई संतोषजनक नहीं थी। 1892 में जो इनको थोड़ा बहुत भी उपलब्धि मिला उससे भाई ये लोग खुद संतुष्ट नहीं थे, जितना इनको उम्मीद था उससे काफी कम इनको मिला था। उदारवादी नेता खुद संतुष्ट नहीं थे, तो उस समय के जो थोड़े बहुत जो उग्र विचार वाले नेता थे, बाल गंगाधर तिलक हो या लाला लाजपत राय जी हो, तो उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस काल अवधि में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आ रही थी, और जो भी छोटे मोटे उपलब्धियां थे वो असंतोषजनक थे। मतलब कि कांग्रेस जो है लगातार 20 वर्षों से काम कर रही है और उसके पास कोई भी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी गिनाने के लिए, कोई सफलता नहीं थी, कोई ऐसा कुछ वो नहीं था। और यहां तक कि वो जो उस समय की जो सामान्य जनता थी, मतलब कि भारत का जो अंतिम व्यक्ति था, उस तक भी कांग्रेस की पहुंच नहीं थी। अभी तक ना 1885 से लेकर 1905 तक अधिकतर कांग्रेस के सदस्य कौन होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। हालांकि कांग्रेस की जो सदस्य संख्या है वो प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन अधिकतर पढ़ा लिखा वर्ग ही उससे जुड़ रहा था। जो आम आदमी है, जो किसान है, जो दस्तकार है, जो शिल्पकार है, वो अभी भी कांग्रेस से दूर थी। कांग्रेस उसके लिए कोई मतलब की चीज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो उग्र विचार वाले नेता थे वो कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतुष्ट थे, और वो जो है अब कांग्रेस के तरीके में परिवर्तन लाना चाहते थे, थोड़ा सा जो है उग्र तरीका अपनाना चाहते थे। मतलब घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो भाई थोड़ा सा टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा, तब जाके तो निकलेगा ना। तो ऐसा मानना था, और इससे जो है उग्र विचारों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता चला गया। अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट, अकाल। अकाल तो देखिएगा सन 1876 से लेकर के 1900 तक भारत में लगभग 18 बार अकाल पड़ा था। कब से कब तक? 1876 से लेकर के सन 1900 तक लगभग 18 बार अकाल पड़ा था। तो ये काफी बड़ी मतलब एक संख्या है, 18 बार। ये लगभग 25 वर्षों में 18 बार अकाल पड़ा था देश के अलग अलग स्थानों में, और लाखों की संख्या में लोग जो है भूख से मर गए। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हम लोगों ने देखा था कि 1876-77 में लॉर्ड लिटन के समय जब अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल, लोग भूख से मर रहे थे, खाने पीने की चीजें नहीं थी उनके पास, और लॉर्ड लिटन क्या कर रहा था, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करके बैठा था, क्योंकि उसको जो है अपनी महारानी को खुश करना था। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद, भारत साम्राज्ञी, ये सब उपाधियां देना चाहता था वो, ताकि जो महारानी है उसको शाबाशी दे सके। तो वो चीजें कर रहा था। इसके बाद वो जब काम खत्म हुआ और भारत के समाचार पत्रों में जब इसके विरुद्ध लिखा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तब उसने क्या किया था भाई, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया था। उसके बाद वो अकाल आयोग बिठा देता था। जब जब भी ना अकाल आता था, क्या करते थे, अकाल आयोग स्थापित किया जाता था, छानबीन होता था, कुछ नहीं। और अधिकतर अकाल आयोग क्या बोलता था कि हम जो अनुदान, जो सहायता दे रहे हैं, उसको हमको सीमित लोगों को देना चाहिए, जिसको एकदम ज्यादा जरूरत है, जो मतलब एकदम भूखमरी से मतलब मरने ही वाला है, या फिर जिसके हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे, वैसे लोगों को मदद दो। लेकिन जो काम करने में सक्षम है, जो थोड़ा सा हट्टा खट्टा है, लेकिन भाई 4 दिन से उसने खाना नहीं खाया है, दिखने से वो थोड़ा सा, अब जैसे देख लो, मेरे को देख लो, मैं थोड़ा सा मोटा हूं, अगर मैं 2 दिन खाना न खाऊं फिर भी थोड़ा सा मेरा जो शरीर है वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, भले कमजोर हो जाऊं। लेकिन जो अंग्रेज थे उस जमाने में बोलते हैं कि भाई जो काम करने में सक्षम है उसको काम दिया जाए। लेकिन वो कब से बोल रहे हैं, 1876, 77, 80 से बोल रहे हैं ऐसा चीज कि काम देना चाहिए। लेकिन वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। भाई आप काम दीजिए, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन वो बोलने से ही थोड़ी ना होगा। सुझाव बस दे रहे हो आप
कि जो काम करने में सक्षम है उनको उनके काम में हमको सहयोग करना चाहिए। तो बस वो सुझाव दिया जा रहा है, उसको जो है जमीनी स्तर पर लाया नहीं जा रहा है। तो ये चीजें थी, मतलब सरकार जो है अकाल के समय में विशेष ध्यान नहीं दे पा रही थी, कुछ करती थी लेकिन उतना ज्यादा नहीं करती थी। तो इससे भी जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, वो मतलब बड़े परेशान थे कि भाई इसके लिए किया क्या जा सकता है। और जो उनके जो बड़े बड़े लीडर थे, उदारवादी नेता थे, वो लोग तो हाथ जोड़ने में लगे हुए हैं कि भाई फला जगह अकाल पड़ा हुआ है, वहां पर आप जो है सहायता पहुंचाइए। तो ये चीजें हो रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है इस समय का जो अकाल वगैरह है वो भी जो है इन नेताओं को प्रेरित करता है। इसके बाद देखिएगा, मैं इस तरफ लिखता हूं प्लेग। प्लेग एक बीमारी है जो कि चूहे वगैरह से होती है। प्लेग अभी तो इसका लगभग नामो निशान मिट चुका है, लेकिन पहले ना जब प्लेग जैसी बीमारी होती थी ना, पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता था, मतलब सब साफ हो जाता था, सब लोग मर जाते थे। इसका वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं होता था, जिसको हो गया उसका लगभग मरना तय होता था। तो ऐसा नहीं है कि प्लेग से बचा नहीं जा सकता था, बचा जा सकता था, सुरक्षा मतलब बचा जा सकता था, क्वारंटीन किया जाता था। जो अभी जो महामारी चल रही है ना, उसमें जो क्वारंटीन शब्द आया है वो मेरे ख्याल से शायद प्लेग के लिए आया था। शायद 40 दिन तक क्वारंटीन करना होता था प्लेग की बीमारी में। तो ऐसे कुछ कुछ सुरक्षात्मक तरीके अपना करके प्लेग से बचा जा सकता था। तो सरकार जो है जब भी प्लेग जैसी बीमारी महामारी जब फैलती थी ना, तो सरकार कोई विशेष काम नहीं कर पाती थी। खाना पूर्ति आयोग बनाना या फिर बस ऐसे ही कुछ कुछ निपटा दिया जाता था। लोग जो है मरते जाते थे और सरकार को कुछ पड़ी नहीं थी। देखो 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, कहां होना था भाई इनका मीटिंग? पूना में होना था, और इसी प्लेग के चलते बंबई शिफ्ट करना पड़ा। इसके अलावा 1897-98 में भी प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। जो पूना है ना, वह बहुत प्लेग फैलता था। 1897-98 में भी वहां भयंकर प्लेग फैला हुआ था। तो क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसका नाम था रैंड, कमिश्नर रैंड। यहां दिख रहा होगा क्या? कमिश्नर रैंड को नियुक्त किया जाता है पूना में, जो आजकल पुणे के नाम से जाना जाता है ना। तो कमिश्नर रैंड की हत्या की जाती है। अभी सॉरी, हत्या नहीं, कमिश्नर रैंड को पूना में प्लेग कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लेग तो वहां पहले भी फैलता था और लाखों लोग जो है मर रहे थे, देश के दूसरे हिस्से में भी फैल रहा था। लेकिन सरकार जो है कोई उचित कदम नहीं उठा रही थी, और हमारे जो उदारवादी नेता थे बस हाथ जोड़ने में लगे हुए थे। अब यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी वो क्या करते हैं भाई, अब उनका दिमाग खराब था कि भाई सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, और जो उनके उदारवादी नेता थे वो तिलक जी का सुन नहीं रहे हैं। तिलक जी ना कांग्रेस के अधिवेशनों में काफी सारे अच्छे अच्छे प्रस्ताव पारित करवाने का कोशिश करते थे कि भाई हमको जो है इस टाइप का कुछ करना चाहिए। लेकिन जो उदार नेता थे वो उन सब चीजों से सहमत नहीं होते थे। भाई तुम्हारा तरीका हमारे तरीके से अलग है, वो सही नहीं है, हमको जो है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चलना है, उदार तरीके से चलना है, तुम्हारा तरीका जो है थोड़ा सा उग्र है, हम उसको नहीं अपना सकते। तो उनका जो भी प्रस्ताव होता था, जो उनका तरीका होता था, वो काफी सारे आइडियाज देते थे कि हमको इस तरह से कुछ करना चाहिए। लेकिन जो उनके जो उदारवादी जो नेता थे, उनसे जो सीनियर जो नेता थे, वो उसको मना कर देते थे, नहीं भाई नहीं, ये हम पारित नहीं कर सकते थे। और आप लोग देखिएगा कि उस समय के ना जितने भी बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने लगभग एक आध बार कांग्रेस की अध्यक्षता की ही की है, और कुछ तो 3 बार 2 बार किए। जैसे कि अपने दादा भाई नौरोजी, उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी ना, 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। लेकिन आप लोग देखिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता उनको नहीं दी गई थी। कारण यही था, अगर ये आदमी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करेगा तो भाई ये तो हमारा बैंड बजा के रख देगा, ऐसा उदारवादी नेताओं का मानना था और उनके जो समर्थक थे। हालांकि जो तिलक जी थे ना, उनके भी काफी सारे समर्थक थे, लेकिन उस समय में उदार नेताओं का काफी चलता था। तो इसी कारण जो है तिलक जी को दबा करके रखा जाता था, उनकी बातों को सुना ही नहीं जाता था। और वो लोग जो उदार नेता थे वो चाहते ही नहीं थे कि कभी ये जो है तिलक जी ये
अधिवेशन की अध्यक्षता करे। अगर वो अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे तो भाई उनके दिमाग में जो भी उग्र विचार है सबको वो पारित करवा लेंगे और अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। तो यही उदारवादी नेता नहीं चाहते थे। तो यहां क्या होता है, पूना में तिलक जी, भाई उनके जो सीनियर लीडर हैं सुन नहीं रहे हैं, क्या करें। अब वो क्या करते हैं, अपने द्वारा जो समाचार पत्र वो प्रकाशित करते थे, जो पत्रिका, उसमें जो है उग्र भाषण लिखना शुरू कर देते हैं, ब्रिटिश सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करना शुरू कर देते हैं, लोगों को जागृत करने वाला लेख लिखना शुरू कर देते हैं। तो उनके लेखों को पढ़ पढ़ के ना भारत के लोग जागृत होना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये आदमी क्या लिखता है, हमको करना चाहिए ऐसा। तो पूना में क्या होता है, दो भाई थे चापेकर बंधु, उनका सरनेम था चापेकर। तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, तिलक जी से प्रभावित होकर के इस कमिश्नर रैंड की हत्या कर देते हैं। क्यों, भाई कुछ कर तो रहा है नहीं। तो ये लोग जो है तिलक जी से प्रभावित थे। अब यहां पर जो है इस घटना के पीछे तिलक जी को जिम्मेदार माना जाता है कि भाई तुमने ऐसा ऐसा लेख लिखा, तुमने जो है लोगों को भड़काया। 18 महीने के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जो शुरुआती समय था ना कांग्रेस का, जो उदारवाद का जो दौर था और उसके बाद का जो कुछ दौर, मतलब जब महात्मा गांधी जी नहीं आए थे, तो उस बीच में बार बार जेल जाने वाला जो नेता थे ना वो तिलक जी थे। ये बहुत बार जेल गए थे उस जमाने में। और जो दूसरे नेता थे वो काफी कम नाम आपको मिलेंगे जेल जाने वाले। बाल गंगाधर तिलक 1882 या 83 में भी वो एक बार जेल गए थे 4 महीने के लिए शायद। उसके बाद फिर ये जो रैंड वाला जो मामला हुआ, इस समय 18 महीने की सजा लगी। बाद में उनको 1908 से 1914 तक 6 साल की सजा सुनाई जाती है। उस समय वो कहां थे, मांडले जेल में थे, रंगून में। तो ये काफी बार जेल गए थे। तो जेल जाने वाले शुरुआती समय के, बाद में तो जो महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग तो काफी बार जाते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता थे जो कई बार जेल गए थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये प्लेग हो गया, अकाल हो गया, ये चीज भी जो है उग्र नेताओं को काफी प्रोत्साहित करता है कि हमको जो है अब अपने तरीके को बदलना होगा, उग्र तरीका अपनाना होगा। इसके बाद देखिएगा समकालीन विदेशी घटनाएं। इसी समय में ना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं घटित हो रही थी। अब चूंकि भारतीय पढ़ा लिखा वर्ग अब वो दूसरे देशों में क्या घटित हो रहा है उसको भी पढ़ने लगा था, जानने लगा था, समझने लगा था और उससे प्रेरित भी होने लगा था। तो समकालीन विदेशी घटनाओं के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और उनको बोलती है कि भाई हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जो बाहर के देशों के लोगों ने जैसा किया हमको भी वैसा करना होगा। जैसे कि इथोपिया, अफ्रीका में एक छोटा सा गरीब देश था, मतलब काफी वहां के जो लोग थे उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो इथोपिया है वो इटली को हरा देता है। इटली जो है वहां पर शोषण बड़ा उसका चल रहा था, तो इथोपिया ने इटली को परास्त कर दिया। तो इससे जो है भारतीय लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं कि भाई वहां के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते। इसके बाद मिस्र हो गया, फारस हो गया, तुर्की हो गया, यहां पर भी जो है सफल स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसके बाद देखिएगा जो जापान है, जापान छोटा सा देश है, तो जापान ने रूस को हरा दिया 1905 में। जापान ने रूस को हरा दिया। रूस कितना बड़ा, उसको जापान ने हरा दिया। तो पूरी दुनिया ना जापान के इस कारनामे से चकित रह गई कि भाई जापान ने क्या कर डाला। और जापान ना उस समय तक काफी पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। उसमें जो आज जैसे जापान टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो ये ना आज से 100 साल 150 साल पहले अपना जो पुराना जो तरीका है उस पे वो चल रहा था। तो वो काफी पिछड़ा हुआ समझा जाता था। तो उसने जो है रूस को परास्त कर दिया। पूरी दुनिया इससे चकित रह गई और हमारे भारत के लोग भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो दुनिया में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही थी कि भाई ये जो यूरोपीय लोग हैं जो खुद को सुसंस्कृत सभ्य मानते हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं, हम इनको भी परास्त कर सकते हैं। तो ये चीज भी है जो उस समय के भारतीय उग्र नेताओं को काफी प्रेरित करता है। इसके बाद देखिएगा अंग्रेजों की निरंकुश नीतियां। अंग्रेजों की निरंकुश नीतियां, या इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश निरंकुश नीतियां या ब्रिटिश राज की निरंकुश नीतियां। आप कुछ भी लिख सकते हैं, निरंकुश नीतियां।
अब देखिएगा, जैसे हमने लिटन के समय में देखा था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो या फिर शस्त्र अधिनियम हो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से तो उसने पूरे प्रेस पर ही प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। दिल्ली दरबार लगा दिया उसने, दिल्ली में भव्य दरबार। उसके बाद इल्बर्ट बिल, हालांकि इल्बर्ट बिल जो है अच्छी चीज के लिए लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, लेकिन उसको जो है पारित नहीं होने दिया गया, तो उसको बाद में फिर बदल दिया गया। उसके बाद डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है वो, हालांकि कहा जाता है कि वो डफरिन के दिमाग की उपज थी, अंग्रेज ऐसा चाहते थे, लेकिन उसका भारतीयों ने अच्छा फायदा उठाया और उसी कांग्रेस के नेतृत्व में देश को स्वतंत्रता की ओर आगे ले गए। इसके बाद आगे चल करके करजन, जब ये भारत का वायसराय बन के आया, भाई इसकी जो नीतियां थी, मतलब जो उसके दिमाग में आया, हालांकि काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें भी इसने की, लेकिन बंगाल विभाजन हो गया, इसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, ये कुछ इसके ऐसे कार्य थे जिसके लिए इसकी काफी आलोचना हुई। और उस समय के जो नेता थे, विशेष करके उग्र नेता, भाई अब समय आ गया है कि हमको जो है हाथ जोड़ने के स्थान पर थोड़ा सा उग्र रूप दिखाना होगा, ये जो है चीजें होने लगती है। तो ब्रिटिश राज की निरंकुश नीतियों ने भी भारत के नेताओं को उग्र रुख अख्तियार करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद देखिएगा करजन की नीतियां। तो करजन की नीतियों में वही चीज आएगा जो मैंने अभी बताया। एक तो आपका कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, जिसको हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि जो विश्वविद्यालय थे वहां के जो छात्र थे वो राष्ट्रीय आंदोलन की ओर जा रहे थे। उसके बाद बंगाल विभाजन, भाई ये तो भाई आग में घी का काम कर देता है, बंगाल विभाजन। उसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो उदारवादी नेताओं के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें जो तरीका अपनाया गया था थोड़ा सा उग्र था। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जो उदारवादी नेता थे, तो उन्होंने जो तरीका अपनाया था थोड़ा सा उग्र रूप उसमें देखने को मिलता है। और ये जो घटना है बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया गया और उसके बाद फिर ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद 1906 में जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, वो पूरे स्वदेशी आंदोलन को अपने नेतृत्व में ले लेते हैं और फिर विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार करना, आंदोलन करना, हड़ताल करना, रैली निकालना, पत्रिकाओं में सरकार की निंदा करना, आलोचना करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। तो ये जो तरीके थे ये उग्र विचार वाले नेताओं के तरीके थे। तो करजन की नीतियां, आप जो है ना 9वां कारण डालिएगा, करजन की नीतियां। उस पर 10वें नंबर में आप लोग लिखेंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन ये अलग से एक डिटेल टॉपिक है जिसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, उसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन, ये सारा कुछ। तो ये कारण थे भारत में उग्रवाद या फिर उग्र राष्ट्रवाद। इसको उग्र राष्ट्रवाद भी बोला जा सकता है। इससे पहले वाला को उदार राष्ट्रवाद, इसको बोलेंगे उग्र राष्ट्रवाद। ध्यान रखना, उग्र राष्ट्रवाद। तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो उग्र राष्ट्रवाद या फिर जो उग्रवादी नेता थे, गरम दल के जो नेता थे, इनका तरीका क्या था, मतलब ये काम कैसे करते थे। सिंपल सा चीज है, इनके जो तरीके थे, देखो उग्रवाद का मतलब आप ये मत समझो कि ये लोग बम, गोला, बंदूक, हथियार, गोलियां, इन सब चीजों से काम करते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका जो तरीका था थोड़ा सा जो है आंदोलन करना, हड़ताल करना, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना, बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, ये इनके तरीके थे। अच्छा, इस समय के जो नेता थे ना, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने जो है स्वदेशी वस्तुओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। और इन्होंने जो है अपने जो सीनियर लीडर थे, जो काफी उदार प्रवृत्ति वाले थे, उनको ये बोला कि भाई अगर हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप जो है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, चाहे वो कपड़े हो या फिर कोई भी वस्तु हो, तो इससे जो है इन कार्यों को करने वाले, मतलब कि जो स्वदेशी वस्तुओं को उत्पादित करने वाले जो भारतीय लोग हैं, भारतीय फैक्ट्रियां हैं या फिर भारतीय व्यापारी हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो लोग का जो धंधा है, कारोबार है, वो बढ़ेगा। तो आगे चल करके वो लोग जो हैं कांग्रेस को
चंदा देंगे। तो ये चीज भी बोलते हैं, मतलब कि जो उग्र विचार वाले जो नेता थे भाई, वो अभी की नहीं सोच रहे थे, वो लोग आगे की भी सोच रहे थे। अगर हम लोग स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, जो विदेश से जो सामान आ रहा है उसकी बिक्री घटेगी, मतलब सीधा सीधा सरकार को घाटा होगा। तो ये चीज ये लोग चाहते थे। इसके बाद देखिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे ना, ये जो उग्र विचार वाले नेता थे, ये काफी सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। जैसे कि धोबियों ने ना विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया था। जो महिलाएं थी वो भी अपने विदेशी कपड़ों को, अपना जो श्रृंगार प्रसाधन की जो सामग्री है, बर्तन भांडे, जो भी घर में ना जिस पर महिलाओं का थोड़ा सा चलता है, महिलाएं जिसको आसानी से छोड़ती नहीं है, वैसे चीजों को भी उन्होंने जो है आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप किसी महिला से बोलोगे कि तुम्हारी सुंदर साड़ी को जलाना है, तो क्या वो तैयार होगी? लेकिन उस दौर में ना इन नेताओं ने ऐसे प्रेरित किया अपने लेखों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, कि जो महिलाएं थी वो अपने प्रिय कपड़ों को लाके जलाती थी और जो खादी के कपड़े उसको पहनती थी। तो इनका तरीका बड़ा सिंपल था कि ये इनके जो विचार थे बड़े उग्र थे। अच्छा, इसी समय ना जब उदारवादियों का दौर था 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक, तो इस समय कांग्रेस में ही जो उग्र विचार पनप रहे थे, मतलब कांग्रेस के कुछ नेता जो कि उग्र विचार उनमें पनप रहा था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, उसके बाद अरविंद घोष हो गए, और इनके काफी सारे समर्थक भी थे। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही चल रहा था ये चीज। लेकिन इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर भी काफी कुछ चल रहा था, मतलब कि उस समय के जो युवा वर्ग था ना, जो कि उदार विचार वाले नेताओं से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, और उनको उग्र विचार वाले नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनका वो समर्थन करते थे, लेकिन वो थोड़े से उनसे भी ऊपर थे। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो ऐसा नहीं है कि हथियार लेकर के अंग्रेजों को मारो, इस तरह का उनका वो नहीं था, लेकिन वो लोगों को कुछ इस तरह से प्रेरित करते थे कि लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम भी दे देते थे, जैसे कि कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। सॉरी। तो एक तरह से ये लोग प्रेरणा का काम कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, उदारवाद और साथ ही साथ में उग्रवाद पनप रहा था। इसके अलावा क्रांतिकारी संगठनों का भी इस समय काफी गठन हो रहा था। बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आ रहे थे, और ये लोग जो है न तो हाथ जोड़ने में विश्वास रखते थे और न ही हड़ताल करने में विश्वास रखते थे, न ही ये लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में विश्वास करते थे। ये सीधा सीधा जो है हथियारों के बल पर भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। मैंने एक पॉइंट बताया था उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे, समकालीन घटनाएं। तो समकालीन घटनाओं में ना विश्व के विशेष करके पश्चिमी देशों में कुछ ऐसे क्रांतियां हुई थी, कुछ ऐसे चीजें हुई थी जिसमें हथियारों का प्रयोग किया गया था, उससे सफलता प्राप्त की गई थी। तो भारत का जो युवा पीढ़ी था ना, जो नवयुवक लोग थे, वो चाहते थे कि हम जो है हथियार के बल पर अंग्रेजों को मारेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों को मारेंगे, जिससे अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न होगा और वो जो है अपने देश वापस भाग जाएंगे। तो इस समय में क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो भी काफी बढ़ रहा था। तो ये चीज भी हम लोग आगे देखेंगे हम लोग इस काल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जो भी क्रांतिकारी संगठन थे, वो चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये था उग्रवाद अथवा उग्र राष्ट्रवाद। इसके उदय के कारण हम लोगों ने देखा, इनका तरीका मैंने थोड़ा सा बता दिया। इनके नेताओं का नाम जो मैंने 4 नाम बताया वो स्पेशल है, 4 नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि कौन से नेता उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवाद वाले नेता थे और कौन से नेता उदारवादी वाले नेता थे। तो जितने भी बाकी बचे नेता है ना, वो सब उदार प्रवृत्ति वाले नेता थे। हालांकि बाद में ना, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, तो थोड़ा सा इन्होंने अपने उदार प्रवृत्ति को साइड में रख करके थोड़े से उग्र विचारों को अपनाया हुआ था, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। आप अपने सुझाव भी नीचे जरूर लिखिएगा, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियोज आपको देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।